गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, बैक टू बैक क्लासेस। आज बैक टू बैक क्लासेस है। मेरी गोली ली हुई है और गोली का असर रहता है उतनी देर में मैं 2 क्लासें निपटा दूं, वरना क्लास है वो कैंसिल करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि 2 है ना, 2 क्लासेस बैक टू बैक ले लूंगा तो एक साथ ही निपट जाएगी दोनों, वरना अगर गैप ले लिया और फिर वापस से बुखार आ गया तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, चलो आ जाओ। आ जाओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 हमने लास्ट किया था कि कौन सा समुच्चय परिबद्ध नहीं है। तो ये सेट जो था ये परिबद्ध नहीं था क्योंकि ये बाउंड्री में नहीं बन रहा, ये अनंत तक जा रहा है। ये अनंत तक जा रहा है इसलिए अपरिबद्ध नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नहीं, हालात अच्छे नहीं, हालात बड़े खराब है, बड़े बुरे हालत है। और शायद आने वाले एक दिन कल हुआ है तो दूसरा 3-4 दिन ये रहता है, तो 3-4 दिन हालत खराब ही रहेगी एटलीस्ट। आ जाओ, ये कह रहा है एक्स तथा वाई 2 धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। एक्स तथा वाई 2 धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो आर्किमिडीयन गुणधर्म के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व होता है। आर्किमिडीयन परगुण क्या है? इनमें से आर्किमिडीयन परगुण कौन सा है? कि अगर एक्स और वाई 2 धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो एक धनात्मक पूर्णांक n आपको ऐसा मिल ही जाएगा कि x को अगर आप n बार जोड़ोगे, x को अगर आप n बार जोड़ोगे तो वह y से बड़ा हो जाएगा, या y को n बार जोड़ोगे तो x से बड़ा हो जाएगा। बात दोनों साइड से ही सही है। कोई जरूरी नहीं कि x को n बार जोड़ोगे तो ही y से बड़ा होगा। कोई भी धनात्मक संख्या में से दोनों में से कोई भी एक ले लो और उसको जोड़ते चले जाओ तो वो दूसरे नंबर से कभी ना कभी तो बड़ा हो ही जाएगा। यानी सारे नंबर ऐसे है कि अचीवेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, अचीवेबल नंबर है। इसका मतलब है जो भी नंबर है, एक्स वाई जो भी नंबर है, चाहे बड़ा हो सकता है लेकिन कभी ना कभी उसको अचीव किया जा सकता है। अगर आप एक्स को बार बार रिपीट करोगे तो कभी ना कभी वो आपका वाई को पार कर जाएगा, और या वाई को रिपीट करोगे तो कभी ना कभी वो एक्स को पार कर जाएगा। तो ये हो गया बी, है ना। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये थोड़ा कोई रट के बैठा हो तो उसके लिए बढ़िया सवाल है ये। एन वाई बड़ा होगा एक्स से। कहने का जो सार है वो है कि भी जो रियल नंबर होते हैं वो परिमित बिंदुओं पर होते हैं, मतलब निश्चित जगह पे होते हैं। और निश्चित जगह पे होते हैं उसका प्रमाण ये है, जैसे अनंत है, आप कितनी बार भी जोड़ लो अनंत से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अनंत कोई नंबर ही नहीं है। तो वो एक बात समझाता है कि अनंत जो है वो क्यों रियल नंबर में सेट नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर आर्किमिडीयन परगुण नहीं लगता। आप किसी भी एक्स को कितनी बार भी जोड़ लो, क्या वो अनंत से बड़ा हो सकता है? आप एक्स को कितनी बार भी जोड़ लो, क्या वो अनंत से बड़ा हो सकता है? जवाब है नहीं, नहीं हो सकता। तो कभी भी ये नहीं हो सकता, ये आर्किमिडीयन परगुण लगता नहीं है। इसका मतलब वो एक आर्किमिडीयन नंबर नहीं है, और जो आर्किमिडीयन नंबर नहीं है, जो आर्किमिडीयन नंबर नहीं है फिर वो रियल नंबर नहीं है। तो इसीलिए अनंत जो है वो एक नंबर है ही नहीं, क्योंकि वो जो हमारे नियम है, बेसिक नियम है, उन पे खरा नहीं उतरता है। अगला, इसमें हमारा एक सेट है 1/n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। s कटा हुआ है, LUBS ज्ञात कीजिए। LUBS का क्या मतलब हुआ? लोवेस्ट अपर बाउंड। L फॉर लोवेस्ट, U फॉर अपर, B फॉर बाउंड। जो आपका अपर बाउंड है उसका लोवेस्ट निकालो। आपका जो अपर बाउंड है, अपर बाउंड का लोवेस्ट निकालो। तो जो आपको जो अपर बाउंड है उसका लोवेस्ट निकालो, और अपर बाउंड का लोवेस्ट होता है हमारा सुप्रीमम, यानी उच्चक। तो ये कहना चाहता है कि इस समुच्चय का उच्चक निकालो। तो ये कई नाम है, थोड़े नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कई बार LUB भी कह देता है, LUB भी वही है, लोवेस्ट अपर बाउंड।
लोवेस्ट अपर बाउंड, LUB, कई किताबें LUB लिखती है, पर किताबों पे वेरी करता है, जैसे में हर किताब अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नाम बदल के रख देती है, उसको सिमिलर नाम ना हो, कोई ये ना कह दे कि भाई मैंने उस किताब से कॉपी की है, तो मैं अपनी जो नाम रखने की जो स्वतंत्रता है वो यूज करता हूँ। और अगर आप लोग मान लीजिए मैं एज ए टीचर है, अगर किसी स्टूडेंट की कहानी सुनाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उस स्टूडेंट का नाम तो चेंज करूंगा ही करूंगा एटलीस्ट, और चाहे कुछ करूँ ना करूँ नाम तो चेंज करूंगा, बाकी चाहे यथावत कहानी सुना दूं, लेकिन कहानी में जो किरदार का नाम है वो जरूर चेंज करूंगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत नाजायज चीज और वो जो है उसको पर्टिकुलर वो उसको टारगेट ना हो पाए, इसलिए ऐसी किताबें भी यही करती है ज्यादातर, कम से कम नाम तो चेंज करती ही करती है, ज्यादातर किताबें नाम तो वेरी करने की कोशिश करती है, तो ये उनका स्वाधिकार है। तो LUB का ये 1/n जो चलता है, ये आपका चलता है 1/2, कल मैंने दिखाया भी था आपको, ये 1/2, 1/3, 1/4 एंड डैश डैश। इस सेट का जो लोअर बाउंड है, मतलब है ना, अपर बाउंड 1 से ऊपर ऊपर चलेगा तो उच्चक आ जाएगा 1, इसका उच्चक है 1। ये सवाल पेपर में भी काफी आता है, उच्चक है 1, है ना, लास्ट 1 पे जाके रुक जाएगा, और इसका जो निम्नक है वो आपको मिलेगा 0, जो कि समुच्चय का हिस्सा नहीं है। निम्नक है लेकिन समुच्चय का हिस्सा नहीं है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज भी याद रखिएगा, उच्चक और निम्नक का समुच्चय में होना जरूरी नहीं है, उच्चक और निम्नक का समुच्चय का हिस्सा होना जरूरी नहीं है। अब उच्चक 1 है, समुच्चय का हिस्सा है, हो गया, लेकिन निम्नक 0 है परंतु समुच्चय का हिस्सा नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं होता निम्नक के लिए कि वो उच्चक या निम्नक दोनों के लिए वो समुच्चय का हिस्सा हो, अगर होते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं होते तो भी उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, कोई नियम लागू नहीं होता भाई होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका LUB, लोअर अपर बाउंड, बराबर 1, और इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। GLBS, ये आ गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट, लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है, और लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होता है वो निम्नक होता है, इनफमम होता है। इसी समुच्चय का निम्नक, तो ये बड़ा खास समुच्चय है ना, कल मैंने आप लोगों को ये दिखाया भी था ये समुच्चय, और इसके चलने का तरीका भी दिखाया था, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका था इसका चलने का, कि ये नियर बाय 1, 0 के नजदीक जा, 1 तो अटेंड कर ही लेता है, 1 तो फाइनल है, 1 से ऊपर नहीं जाता, 1 उच्चक हो गया। निम्नक में आपने देखा था कि 0 के करीब 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 चलता ही रहता है, जितना आप n का मान चलाएंगे ये 0 के और करीब और करीब और करीब, तो आप कह सकते हैं कि 0 से पहले वाले सारे मान को ये ग्रहण करता है, 0 से पहले वाले सभी मानों को ग्रहण करता है ना, क्लियर है ना, वही। आ जाओ अगला क्वेश्चन, असत्य कथन, इसमें से असत्य कथन कौन सा है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q एक क्रमिक क्षेत्र होता है, कौन सा कथन असत्य है? इनमें से गलत कथन कौन सा है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q एक क्रमिक क्षेत्र है, हाँ 10,000 तक देखा था, एक्चुअली वहां पे बाद में सॉफ्टवेयर जो था उसकी जो प्रोसेसिंग थी वो धीमी पड़ गई थी, क्योंकि 10,000 तक ही वो कैलकुलेट, 10,000 तक ही उसकी जो बैंड थी, जो सॉफ्टवेयर ने अलाउड कर रखी थी उसको, वो 10,000 कैलकुलेशन तक की थी। अगर हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स होते तो मैं आपको लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब तक भी कैलकुलेशन करके वो दिखा देता, है ना। अब आपको ये जो प्रोसेसिंग है ये खरीदनी पड़ती है, अब आने वाले समय के अंदर आप ये प्रोसेसिंग जो है ना ये खरीदते हैं, बाकी शुरुआती जो प्रोसेसिंग है वो फ्री होंगी, शुरुआती प्रोसेसिंग फ्री होंगी, लेकिन जो लार्ज डेटा है उसकी जो प्रोसेसिंग होगी उसका कॉस्ट लगेगा।
जैसे मान लो इतने तक का है वो आप फ्री कर सकते हैं, इससे ज्यादा का फिर पैसा लगेगा। आने वाले में यही रहेगा, जीपीयू में यही रहेगा। प्रोसेसिंग यूनिट हमें खरीदनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, ज्यादा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू एक क्रमित क्षेत्र है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्रमित क्षेत्र है। हाँ, पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, वो तो पूछा ही नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय सी एक क्रमित क्षेत्र है। नहीं भाई, क्षेत्र तो है, क्रमित नहीं है, क्षेत्र है। हमारे कमाल की बात यह है कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर हैं, उन नंबरों में सिर्फ रियल नंबर, अभी तक हमारे खोजे गए नंबरों के अंदर सिर्फ रियल नंबर ही ऐसा है जो ऑर्डर को मानता है। मतलब उसमें बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, ये सब होता है। इसके अलावा आप किसी प्रकार के नंबर सिस्टम में चले जाइए, कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाइए, चाहे वेक्टर में चले जाइए, चाहे मैट्रिक्स में चले जाइए, उनमें कभी भी बड़ा छोटा नहीं आता। कभी मैट्रिक्सों में आपने सुना ए मैट्रिक्स बड़ी है बी मैट्रिक्स से, ए मैट्रिक्स बड़ी है बी मैट्रिक्स से, है ना? कभी ऐसा वर्ड आता है? कभी वेक्टर में आता है ए वेक्टर बड़ा है बी वेक्टर से? नहीं, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबरों में कभी आता है कि 2+3 आइटा बड़ा है 4+2 आइटा से? नहीं आता। यानी सिर्फ और सिर्फ आपके रियल नंबर द लास्ट नंबर है अभी तक के लिए जिनके पास क्रम है, बाकी किसी के पास क्रम नहीं है। इवन आपके जो बाइनरी नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर, उनके पास भी क्रम नहीं होता। जो बाइनरी नंबर होते हैं 0 1, उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि 1 बड़ा है 0 से, 1 बड़ा है 0 से, आप ये नहीं कह सकते। वहां ना तो 1 बड़ा है, ना 0 छोटा है, ना 0 बड़ा है, ना 1 बड़ा है। वहां बड़ा छोटा होता ही नहीं है, वहां सब बराबर होते हैं, वहां सब बराबर होते हैं। ये अलग अलग होते हैं बस। अगला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। ये इस फील्ड की सारी शर्तें पूरी करते हैं, फील्ड की सारी शर्तें पूरी करते हैं। अभिग्रहित को ये लोग नहीं मानते, क्योंकि इनमें बड़ा छोटा तय करना संभव नहीं है, इनमें बड़ा छोटा तय करना संभव नहीं है। ए उपसमुच्चय है बी का, ए बी का उपसमुच्चय, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? भाई आप सेट बना लो यार, सीधा से एक एग्जांपल का एक सेट बना लो, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। बी बड़ा सेट है, तो मैं मान लेता हूं ये रहा बी, यहां से लेकर यहां तक मेरा बी है और कंटिन्यू है, लगातार इंटरवल है, ठीक है। ए इसका उपसमुच्चय है, तो ए इसके बीच में ही आएगा, ये मान लेता हूं ए है, ये भी इंटरवल है। अब निम्नक देखो, ये बी का निम्नक है, इनफमम ऑफ बी, ये है इनफमम ऑफ ए। कौन बड़ा हुआ? ऑब्वियसली बात है ए वाला, वो आगे हुआ। सुप्रमम पे आ जाओ, ये सुप्रीमम ऑफ ए है और ये सुप्रीमम ऑफ बी है। कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ। रियल लाइन में बड़ा छोटा आगे से देखा जाता है, कौन किसके बाद आ रहा है फिर वो तय होता है कि बड़ा कौन है। तो ये रियल लाइन है, आप रियल लाइन में इधर से गति करते हैं, इस साइड से, जो पहले आ गया वो छोटा है, जो बाद में आ गया वो बड़ा है। और अगर इन चारों का हम क्रम सेट करें, चारों का, तो इनफमम ऑफ बी से इनफमम ऑफ ए बड़ा होगा, उससे सुप्रमम ए बड़ा होगा, सुप्रमम से सुप्रमम बी बड़ा होगा। ये लो, ये चारों।
इन्फर्मम ऑफ बी से बड़ा होगा इन्फर्मम ऑफ ए, इन्फर्मम ऑफ ए से सुपरमम ऑफ ए, और सुपरमम से सुपरमम ऑफ बी बड़ा। अगला क्वेश्चन, पी एक परिमेय संख्या है, एक रैशनल नंबर है, क्यू एक इरेशनल नंबर है। पी एक परिमेय है, क्यू एक अपरिमेय है, तो बताओ पी प्लस क्यू क्या होगा? पी प्लस क्यू क्या होगा? पी प्लस क्यू क्या होगा? बिल्कुल अपरिमेय। परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल्स टू अपरिमेय। अगला, यदि x तथा y दो परिमेय संख्याएं हैं और x बड़ा है 0 से, तो प्राकृत संख्या का अस्तित्व होगा ताकि ध्यान से पढ़ो सवाल को, गलती ना करो भाई, गलती ना करो, गलती की जगह ना आए। बहुत अच्छा सवाल बनाया हुआ है, कमाल का सवाल बनाया हुआ है। देखो एक एक ऑप्शन पे पहले गलती साबित करते हैं, कौन सा ऑप्शन क्यों गलत है। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है कि x की गारंटी है कि x धनात्मक है, y की कोई गारंटी नहीं है कि y धनात्मक है। y की कोई गारंटी नहीं है कि y धनात्मक है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि y धनात्मक है, सिर्फ गारंटी है x की कि x धनात्मक है। x धनात्मक है, y धनात्मक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है प्लस का हो सकता है माइनस का हो सकता है प्लस का हो सकता है माइनस का हो। ठीक है, अब अगर x y माइनस का है, दो ही तो केस बनेंगे, या तो y माइनस का होगा या y प्लस का होगा। अगर y माइनस का है, केस वन कि y माइनस का है, y अगर माइनस का है तो भाई हमारा काम हो गया। क्यों? क्योंकि x तो 0 से बड़ा ही है, जब कोई नंबर 0 से बड़ा होता है तो वो हर माइनस वाले नंबर से बड़ा होता ही होता है। तो x बिना सिर्फ एक बार जोड़ते ही y से बड़ा हो गया, अगर y माइनस का है तो। अगर y माइनस का है तो एक ही बार जोड़ते ही ये बड़ा हो गया, बात ही खत्म। हाँ, केस 2, अगर y प्लस का है, अगर y प्लस का है, अगर y प्लस का है तो आर्कमिडियन परगुण के हिसाब से अगर दो नंबर प्लस के होते हैं तो किसी भी एक नंबर को आप बार बार रिपीट करके उस दूसरे नंबर से बड़ा कर सकते हैं, आप बड़ा कर सकते हैं, ये भी सही हो गया। ठीक है, जीरो वाला केस लें तो अगर y को 0 लें तो ये इसी में कवर हो जाएगा, ये इसी में ही कवर हो जाएगा जीरो वाला केस, क्योंकि अगर y 0 है, अगर y 0 है तो x प्लस का है, एक से गुणा करोगे तो प्लस का ही रहेगा, और हर प्लस का नंबर 0 से बड़ा होता है, तो ये बात यहीं कवर हो गई। इसका मतलब है चाहे कंडीशन कोई भी हो, y चाहे कोई भी हो, एन x बड़ा होगा y से, आपको एक ऐसा n मिल ही जाएगा कि आपका x y से बड़ा हो ही जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऑप्शनों पे भी विचार कर लेते हैं कि और ऑप्शन गलत क्यों है। पहले इस ऑप्शन पे आते हैं कि ये ऑप्शन गलत क्यों है। ये कह रहा है कि भाई बराबर हो जाएंगे, कैसे बराबर हो जाएंगे, चलो ट्राई करते हैं। सपोज करो x बराबर 2 है और y बराबर माइनस का 1/2 है, y बराबर माइनस का 1/2 है, करके दिखाओ बराबर। बताओ कितने से गुणा करूं x यानी 2 को कितने से गुणा करूं कि ये माइनस का 1/2 बन जाए, कितने n से गुणा करूं? ऑप्शन नंबर ए ट्राई कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए ट्राई कर रहा हूं। बताओ n कितना रखूं मैं कि उसे 2 से गुणा करने पर वो माइनस का 1/2 बन जाए।
और याद रखिए n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 इनमें से ही आपको n लेना है। तो बताओ कौन सा n ऐसा है जिससे गुणा करने पर 2 जो है वो -1/2 बन जाए। तो इसके लिए आपको -1/4 से गुणा करना पड़ेगा, और n का मान -1/4 हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन गलत। दूसरा, nx, आप x को जोड़े जाएं और वो y से बड़ा ना हो, y से छोटा ही रहे, है ना, क्योंकि यहाँ y अगर माइनस का हुआ तो आपको कोई भी n ऐसा नहीं मिलेगा जिससे nx छोटा हो जाए y से। ऑप्शन यहाँ ले लो। फिर से y बराबर -1 लेने पर, x का मान +1 लेने पर, 0 से बड़ा लेना है, +1 ले लिया। अब बताओ 1 को कितने से गुणा करूं कि वो -1 से छोटा हो जाए, -1 से छोटा हो जाए। कौन सी प्राकृत संख्या से 1 को गुणा करूं कि वो -1 से छोटा हो जाए? जवाब है नहीं हो सकता, ये गलत। फिर सी ऑप्शन क्यों गलत है? ये कह रहा है कि ny x से बड़ा हो गया, वापस यहाँ पे ले लेते हैं, ये रहा सी ऑप्शन को गलत साबित करते हैं। y बराबर -1 ले लिया, x बराबर +1 ले लिया, क्योंकि y माइनस ले सकते हैं, प्रतिबंध नहीं है, ले लिया। अब बताओ -1 को कितनी बार जोड़ूं कि वो +1 से बड़ा हो जाए? -1 को कितनी बार जोड़ूं कि वो +1 से बड़ा हो जाए? जवाब है कितनी बार भी जोड़ लो, ये आना तो माइनस में ही है, आना तो माइनस में ही है। एक बार जोड़ोगे -1, 2 बार जोड़ोगे -2, -3, -4, -5, और कोई भी माइनस का नंबर प्लस के नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो यानी ऑप्शन 3 गलत है, सिर्फ चौथा ही ऑप्शन बचा जो हर बार सत्य हो ही जाएगा, चाहे आप y प्लस का लो, चाहे माइनस का लो, और चाहे 0, तीनों ही केस में ये ऑप्शन आपको सही होगा। ठीक है ना? तो जो गलत है वो क्यों गलत है वो भी ध्यान दे सकते हैं आप। अगला, क्वेश्चन नंबर 15, x and y are two real number with x greater than 0, then there exists a positive integer n such that, ये तो वही सवाल वापस से रिपीट हो गया, वही रिपीट हो गया, बस इंग्लिश मीडियम बन के आ गया, nx बड़ा हो जाएगा y से, है ना, खाली इंग्लिश मीडियम का आ गया बस, इंग्लिश मीडियम का अलग पीछा ला गया, है ना, इंग्लिश मीडियम का अलग पीछा ला गया। हिंदी मीडियम की स्कूल 15 से 20 हजार में पढ़ा दे, इंग्लिश मीडियम की स्कूल भी फीस की डबल कर दे, 40,000 रुपये। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में पढ़ा शा। देख लो अगर गलत है तो। जो हिंदी की किताब 50 रुपए में आती है वही इंग्लिश में जाते ही 250 से 300 हो जाती है। कारण, क्योंकि इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में लिखेड़ी है तो 50 में आ रही है, और जैसे भी किताब ने इंग्लिश में लिख दे वह किताब हो जाए 250 से 300 के बीच में। सही है गलत है? ट्राई कर लो अगर गलत कह रहे हो तो। मेरा बच्चा फर्स्ट में है, वो भी सेकंड में हुआ है, उसकी किताबें लेने गए थे हम, तो स्कूल से किताबें मिली थी 6,000 रुपए की, 6,000 रुपए की किताबें उसे दी थी, 6,000 रुपए की किताबें उसकी आई थी सेकंड क्लास की। बोला ये किताबें हैं, और बड़े बड़े नाम थे, कॉलिंस पब्लिकेशन, जो फॉरेन के पब्लिकेशन है वो किताबें छापते हैं, उनकी किताबें जो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहती है पढ़ने में, वो किताबें 6,000 रुपये। मैंने फिर याद आया कि मेरी पढ़ाई मतलब पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो टोटल हुई थी, उनकी सारी किताबें मैं अगर जोड़ लूँ, सारी किताबें टोटल, तो भी मेरा 6,000 रुपये नहीं हुआ था, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पूरी पढ़ाई, स्कूल फीस वीस सब मिला के 6,000 रुपये नहीं था। अब सिर्फ सेकंड क्लास की एक बच्चे की किताबें हैं 6,000 रुपये की, है ना। अब बताओ, तो वो कह रहे देखो सर, एक ही बात क्या, देखो सर, हिंदी में पढ़ाना चाहो इंग्लिश में पढ़ाना चाहो, थारो छोरो आगे जा इंग्लिश बोल रहे, आ चाहो कौन चाहो, बोला हाँ चाहो, बस पीछा ला गई।
इंग्लिश का बोलना का पीछा लागे, इंग्लिश बोलना का पीछा लाग रहे। द ओपन इंटरवल ए कोमा बी, वेयर ए जो है वो बी, ए छोटा है बी बड़ा है, एक्स ए से बी के बीच में, तो इसका क्या मतलब होगा, इस इंटरवल का क्या सेंस होगा। पढ़ाई महंगी कौन हुई, पढ़ाई तो बेचारी हमेशा से सस्ती, शिक्षा तो हमेशा सस्ती थी, महंगी तो स्कूलें हैं। शिक्षा तो हमेशा सस्ती है, पढ़ने वाले के लिए जगह ही जगह है, कहीं जाके पढ़ो, बताए पढ़ने वाला हो। बातें तो स्कूलें महंगी है, स्कूलों का महंगापन है, ड्रेस है, कौन सी पढ़ाई है जो ड्रेस मांगती है, सोच के देखो। शिक्षा का ड्रेस से क्या लेना देना, शिक्षा का आपके जूतों से क्या लेना देना, शिक्षा का आपका महंगी किताबों से क्या लेना देना, शिक्षा का आपकी महंगी स्कूल से क्या लेना देना, शिक्षा का आपका एसी रूम से क्या लेना देना, शिक्षा का आप बड़ी बसों से लेना क्या देना। शिक्षा तो हमेशा ही फ्री थी, आज भी फ्री है और सदियों पहले भी फ्री थी। महंगी तो है स्कूलें, वो महंगी है, वो आप अलग अलग चुनते हैं कि ये अच्छी स्कूल है, इसके लिए 2 लाख रुपए फीस लगेगी, ये अच्छी स्कूल है इसके लिए 1 लाख 1.5 लाख लगेंगे, ये स्कूलों की फीस है। पढ़ाई तो ए फॉर एप्पल तो फ्री है, घर पे पढ़ा दो, घर पे पढ़ा दो, ए फॉर एप्पल फ्री है ना। ए फॉर एप्पल पर पीछे कॉपीराइट भी नहीं है कि वो स्कूल वाला दावा कर दे कि ए फॉर एप्पल तो हमारा था, आपने कैसे पढ़ा दिया। तो ये ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल है। ए से बी, अगला क्लोज इंटरवल, मैं तो देखो स्कूलों का हमेशा से विरोधी हूँ, भयंकर विरोधी हूँ। ना मैं ज्यादा दिन स्कूलें गया, ना मैं मेरे बच्चों को ज्यादा दिन स्कूल भेजना चाहता हूँ। बस थोड़े दिन की बात है, मैं हमेशा अपनी वाइफ से हमारा इसी बीच में डिस्कशन रहता है। वो दुनिया से देखती है, दुनिया की नज़र से देखती है, तो वो उसको लगता है कि स्कूलें ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, तो वो स्कूलों में ज़्यादा एडवांटेज देती है। मेरा हमेशा रहता है कि बच्चे की होम स्कूलिंग होनी चाहिए, जो पढ़ाना है घर पे पढ़ाओ, जो पढ़ाना है घर पे पढ़ाओ, फार बेटर होगा। इससे आपके पैसे बचेंगे और इससे आपका बच्चा वो सीखेगा जो कोई स्कूल उसे नहीं सिखा सकते। बड़े इंटरवल में क्या होता है, आपके किनारे भी शामिल होते हैं, बड़े इंटरवल में आपके किनारे भी शामिल होते हैं। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि लोग क्या होता है, इंटरवल को समझते हैं कि समुच्चय नहीं है, ये तो इंटरवल है, मतलब ये तो हाथी है, जानवर नहीं है। हाथी जानवरों में ही आता है, हाथी जानवरों में, ये तो हाथी है ना, ये तो हाथी है, हाथी जानवर नहीं है, हाथी भी जानवर ही है। अब कुछ का नाम शेर निकाल दिया तो भी वो जानवर ही है। तो वही इंपॉर्टेंट बात है, इंटरवल जो है वो समुच्चय का एक रूप है। जैसे समुच्चय के कई रूप है, एक होता है डिस्क्रीट रूप, जिसमें आप एक एक करके आप लिखते हैं। एक होता है इंटरवल, जिसमें आपको जब लगातार चाहिए होता है तो आप इंटरवल लिखते हैं। तो चीजों को लिखने के तरीके हैं ये। इंटरवल होता है चीजों को एक साथ लिखने का, जब आप कनेक्टेड जुड़ा हुआ है तो आप इस रूप में लिखते हैं। तो ये समुच्चय ही है, समुच्चय ही है, ये दोनों ही समुच्चय हैं। आप जो रियल लाइन पर बात कर रहे हैं कि ये रहा आपका 1, अगर आपके सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स हैं और टूटे हुए पॉइंट्स है, मतलब गैप है, आराम से आप एक एक करके लिख सकते हो, तो फिर आप ऐसे लिख लेते हैं 1,2,3,4, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन कई बार आपका समुच्चय लगातार होता है, एकदम लगातार, तब आप ऐसे नहीं लिख सकते कोमा कोमा करके, तब आप इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये रहा। अब आपको पूरे सारे लिखने, अब सारे तो आप लिख नहीं सकते, तब आप इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। भैया 1 और 3 को शामिल करना है, नहीं करना है, नहीं करना है तो 1 से लेकर 3 तक करना है, 1 से लेकर 3 तक,
और केवल एक को करना है, 3 को नहीं करना है, तो एक की तरफ बड़ा, 3 की तरफ छोटा। और या फिर एक को नहीं करना परंतु 3 को करना है, तो एक की तरफ छोटा, 3 की तरफ बड़ा। तो ये कब होता है? जब आपको बीच वाले चाहिए जाते हैं। हाँ, स्कूल वाले आगे आने वाले टाइम में लोगों को यकीन दिला देंगे कि उनका बच्चा बोलना तभी सीखेगा जब आप उसको स्कूल भेजेंगे। आने वाले टाइम में देख लेना, माँ-बाप डरे हुए हैं, माँ-बाप डरे हुए हैं, सच्ची में माँ-बाप डरे हुए हैं। क्योंकि डरना सही भी है, स्वाभाविक भी है। आपका बच्चा 25 साल बाद रिज़ल्ट आता है, ये वो पेड़ है जो आज आप लगा रहे हैं और 25 साल बाद उसका रिज़ल्ट आएगा। 25 में भी आ सकता है, 30 में भी आ सकता है। अगर सोचो 25 साल बाद ये फ्रूट कड़वे निकल आए तो? कैसे ठीक करेंगे? 25 साल बाद फ्रूट जो है, जो फल लग रहे हैं वो कड़वे निकल आए तो? या नहीं निकले तो? तो गार्जियन भयंकर डरा हुआ है। तो सही बात है, देखो गलत नहीं है। एक माँ-बाप जो होता है वो अपने बच्चे को पालता-पोसता है, तैयार करता है। वो अपनी विरासत छोड़ के जाता है, अपना आगे का जो परिवार है वो छोड़ के जाता है चलाने के लिए। तो वो अगर खराब निकल गया तो माँ-बाप सोचते हैं कि इतने पैसे का मैं इकट्ठा करके करूँगा क्या? अगर मेरा बच्चा ही खराब हो गया, तो मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया। अब बुढ़ापे में जाके मैं उसको ठीक नहीं कर सकता, ये बात भी सही है। जवानी में ठीक नहीं कर पाया तो बुढ़ापे में क्या ठीक कर लूँगा? बाद में वो ठीक नहीं होगा। तो माँ-बाप पैसे बहाता है। वो सोचता है पैसे बहाओ, क्या पता पैसे की कोई कमी से ये ना रह जाए। तो इसलिए वो कर रहा है। इसलिए वो कहीं रिस्क नहीं लेना चाहता कि कहीं कल 25 साल बाद कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। क्योंकि बाद में अगर कुछ गड़बड़ होगी तो ठीक नहीं किया जा सकता। तो वो इतना सहमा हुआ गार्जियन है, जो परिवार है, जो एक पेरेंट्स है, वो इतना डरा हुआ है क्योंकि उसे लगता है और सही भी है। इतिहास कहता है कि चाहे जितने भी बड़े महापुरुष रहे हों, अपने बच्चों को ढंग से नहीं पाल पाए। अपने बच्चों को ढंग से नहीं पाल पाए। कारण कि बच्चों की पेरेंटिंग करना बहुत चैलेंजिंग काम है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। तो पेरेंट्स को ये लगता है कि क्या पता ये संस्कार, ये गुण, ये दया भाव, ये पढ़ाई स्कूल सिखा दे तो। मैं तो नहीं कर पा रहा, स्कूल कर दे तो वो स्कूलों में फीस दे रहा है। कम से कम स्कूल तो कर दे, मैं तो नहीं कर पा रहा, स्कूल तो करे। तो वो धड़ल्ले से फीस दिए जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि आने वाले अब याद देखो, अगर स्कूल कहता है कि ये वाली किताबें लाओ, गार्जियन वो वाली किताबें लाता है। स्कूल ये कह दे कि ये वाला आटा खिलाओ अपने बच्चे को, लाओ खिलाने शुरू कर देंगे। लोग पक्का खिलाने शुरू कर देंगे, तो सरकारें बीच में आ जाती है, रोक लगा देती हैं। अगर स्कूलें ये कहने लग जाए कि आपको अपने बच्चे को ये वाला आटा खिलाना है और हमने देखा है कि जो बच्चा स्कूल में ये वाला आटा खाता है, वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। गार्जियन देखिए, कल ही अपने बच्चों की रोटियाँ अलग बनने लग जाएगी उसकी। उसकी रोटियाँ अलग बनने लग जाएगा। आप सोचोगे ऐसा कैसे कर रहा है? इतना पागल थोड़ी है गार्जियन। बिल्कुल पागल है, क्योंकि उसे 25 साल बाद का इतिहास दिखाई दे रहा है कि 25 साल बाद अगर बच्चा खराब निकल गया, तो ठीक कैसे करूँगा? और देखें आप लोगों ने, कहानियाँ देखी है, 25 साल बाद कैसी निकल के आती है। उनको ठीक बाद में ठीक किया जा सकता है, बाद में कोई बटन थोड़ी है जो रिवर्स किया ठीक हो गया। तो इसलिए डर लगता है, आज का डर नहीं लगता, आज तो कुछ नहीं है, 25 साल बाद का खतरनाक है, वो डर आता है। तो गार्जियन डरा हुआ है, इसलिए वो स्कूलों को पैसे दे रहा है कि भाई प्लीज कुछ कर दो, खराब नहीं हो जाए, एटलीस्ट कम से कम बर्बाद ना कर दें, कोई आतंकवादी ना बन जाए। ऐसा ना हो कि माँ बाप को मार रहा है, ऐसे नहीं है कि माँ बाप के पैसे लूट रहा है, घर को ही बर्बाद कर रहा है, ऐसा ना हो जाए कुछ। कुछ ऐसा खतरनाक, वो मतलब जो नाइटमेयर है वो सच नहीं हो जाए, जो बच्चों में नॉर्मली देखने को मिलता है, दारू पी रहे हैं, पड़े हैं, नशा कर रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति ना हो जाए मेरे बेटे की। वो डराता है उसको, तो वो स्कूलों पे दाव खेलता है क्योंकि उसे लगता है कि स्कूलें ही कुछ ऐसा कर सकती है बड़ा, तो वो स्कूलों पे पैसे फेंकता है। सोचता है बड़ी स्कूल शायद कुछ बड़ा सिखा देगी, कुछ ऐसा सिखा देगी जो मेरा बच्चा डिरेल नहीं होगा। ये वो डर जो है ना वो पैसे में कन्वर्ट हो रहा है। सबके ही हैं, बड़े खतरनाक हैं। बच्चों को पालना सबसे मुश्किल काम है। गांधी जी फेल थे, जो है ना देश के राष्ट्रपिता कहला रहे हैं, वही फेल थे। वही अपने बच्चों को ढंग से नहीं पाल पाए। तो सोचो कितना मुश्किल काम है ये। अगला, इफ एक्स वाई आर रियल नंबर एंड एक्स छोटा है वाई बड़ा है, देन देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर आर सच दैट। अगर एक्स और वाई है तो इनके बीच में एक रैशनल नंबर आपको मिल जाएगा ऐसा। ये हमारी सघनता पर में है परिमेय संख्याओं की, कि हर दो रियल नंबर के बीच में, हर दो रियल नंबर के बीच में आपको हमेशा एक परिमेय संख्या और मिल जाएगी, चाहे वो कितने भी क्लोज क्यों ना हो। चाहे वो कितने भी क्लोज क्यों ना हो, बस अलग अलग होने चाहिए। तो एक्स वाई से बड़ा है, इसका मतलब अलग अलग तो है ही। एक्स छोटा है, वाई बड़ा है, तो अलग अलग तो है ही, बड़ा छोटा है मतलब अलग अलग है।
अलग अलग है इसका मतलब बीच में परिमेय संख्याएं, अच्छा परिमेय नहीं अपरिमेय संख्याएं भी बीच में है, x और y के बीच में अनंत परिमेय है, अनंत अपरिमेय, तो आपको एक एक करके आप ढूंढते जाओ, मिलती जाएंगी। ये रहा, अब ये देखो ये बहुत सुंदर है। कौन सा है सी ऑप्शन? हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते ना, ऐसा कोई नहीं है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये चांसेस पे डिपेंड करता है, एक्स और वाई पे डिपेंड करता है ना, बिल्कुल ये भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक करता तो ज्यादा बेटर रहता। अब यहाँ ये है कि एग्जैक्टली एक्स वाई क्या है, इससे फर्क पड़ेगा कि एक्स वाई क्या है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो रियल नंबर है वो एक्स और वाई के बीच में मिलता है, हम अगर थ्योरम के साथ चले तो एक्स और वाई के बीच में मिलता है, तो हम बीच वाले को ही, हाँ बी वाले को ही हमेशा सही मान सकते हैं, हमेशा सही बी है, ये हमेशा सही नहीं है। ये बराबर वाला जो है ना, वैसे तो बराबर और बड़ा दोनों ही चलेगा, तो बराबर भी चलेगा और बड़ा भी चलेगा, तो वैसे ये भी सही बनता है ना, वैसे ये भी सही बनता है, क्योंकि इसके साथ भी चैलेंज हो नहीं सकता, क्योंकि जब बड़े और बराबर का चिन्ह आप लगाते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि बड़ा भी चल जाएगा और बराबर भी चल जाएगा, तो दोनों में से कोई भी हो चल जाएगा, तो फिर इस हिसाब से ये भी सही हो जाता है, इस हिसाब से आपका जो डी है वो भी बन जाता है। एक्स अपरिमेय हो तो क्या होता है, ये चिन्ह का मतलब ये नहीं है कि ये बाध्य कर रहा है कि नहीं बराबर ही होना चाहिए, ये कह रहा है बड़ा हो जाएगा तो भी चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको यूज कर, देयर एग्जिस्ट मध्य में आना चाहिए था, बीच वाला कहता तो फिर हो जाता कि एक्स और वाई के बीच में आर होगा, है ना, किनारे को छोड़ना चाहिए था, किनारे को नहीं छोड़ा, किनारों को छोड़ता तो फिर ऑप्शन बी हो जाता, किनारों को नहीं छोड़ा तो बराबर वाला भी चलेगा, ये डी वाला भी फिर सही हो जाएगा, है ना, दोनों ही सही हो जाएंगे, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल कि भाषा को थोड़ा ठीक ये करते कि भी एक्स और वाई आर जो है वो इनके मध्य है। ठीक है ना, इस वजह से आपके तीनों ही सही हो गए भाई। ए छोटा या बराबर है बी प्लस एप्सिलॉन से, यहाँ एप्सिलॉन जो है वो 0 से बड़ा है, इस बात का क्या मतलब होगा, इसको ध्यान से समझो और इसको पहले इसको करो कि क्या कहना चाहते हैं। नहीं बताया हुआ नहीं ना, स्पष्ट क्वेश्चन नहीं है, स्पष्ट क्वेश्चन नहीं है तो फिर वो डाउटफुल है। ए और बी में एप्सिलॉन का गैप है और एप्सिलॉन जो है वो 0 है, वो 0 है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू हम कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो क्या होगा, ये कुछ यूं मानो
यहाँ ए है आपका, यहाँ आपका बी प्लस एप्सिलॉन है, इनके बीच की दूरी है ये एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है, तो बी में जुड़ गया और बी प्लस एप्सिलॉन बन गया। यहाँ बी ले लो यार, ये लो। अब जैसे जैसे एप्सिलॉन का मान हम कम करते जाएंगे, ये ए ले लो, ये बी ले लो, इनके बीच की दूरी एप्सिलॉन ले ली बराबर के केस में। अब जैसे जैसे हम एप्सिलॉन का मान कम करेंगे, ये छोटा होता जाएगा, तो आपका जो बी है ये नजदीक आता जाएगा किसके, ए के, और ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फाइनली आपका ए किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। अदरवाइज ये तो मैंने बराबर वाला केस लिया है, ये तो मैंने बराबर वाला लिया जब ए माइनस बी के बीच में एप्सिलॉन का गैप है। अब ए माइनस बी के बीच में गैप जो है वो एप्सिलॉन से कम है, तो एक मिनट, ये बराबर वाला केस हो गया, केस 1 ट्राई हो गया। केस 1 का नतीजा तो ये निकला कि ए बराबर बी है, ए बड़ा, हाँ अच्छा, ए बड़ा है बी छोटा है, ए बड़ा है बी छोटा है। ठीक है, जैसे जैसे एप्सिलॉन को हम कम करेंगे तो ये ए और बी आपस में जुड़ जाएंगे, ए और बी आपस में जुड़ जाएंगे और ए बराबर बी पे नतीजा खत्म होगा। एप्सिलॉन को हम कम करते जाएंगे तो ए बराबर बी पे ये गेम खत्म हो जाएगा। अब केस 2 पे आते हैं, वो इंटरेस्टिंग है, केस 2 में क्या होगा। केस 2 में है आपका कि ए में और बी में जो गैप है वो एप्सिलॉन से छोटा है, एप्सिलॉन से कम गैप है। ये रहा आपका बी, ये रहा ए, और ये जो गैप है ये एप्सिलॉन से कम है। अब अगर अपने एप्सिलॉन को कम किया तो आपका जो ए है वो बी से पीछे चला जाएगा। अगर यहां तक का जो गैप है ये वाला गैप कम करते हैं तो ए बी के बराबर आ जाएगा, और कम किया तो ए जो है वो बी से पीछे चला जाएगा, ए बी के पीछे चला जाएगा, क्योंकि अपने को गैप जो है वो एप्सिलॉन से कम करना है। तो एप्सिलॉन से कम गैप करेंगे तो वो पीछे चला जाएगा, और पीछे जाके ए छोटा हो जाएगा बी से, तो ए बी जो होगा वो ए से बड़ा होगा, या फिर दोनों बराबर होंगे। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ओ कमाल का क्वेश्चन था, दोबारा आ जाओ। हाँ माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि एप्सिलॉन से छोटा बोला है, इसका मतलब गैप माइनस में भी हो सकता है, गैप माइनस में भी जा सकता है। तो जब पीछे जाएगा, अगर अब हमने एप्सिलॉन को कम किया तो आपका गैप जो है वो एप्सिलॉन से कम करोगे तो इसका मतलब है वो ये इससे पीछे चला जाएगा, तो पीछे चला जाएगा तो आपका ए छोटा हो जाएगा और बी बड़ा हो जाएगा। तो इस बार एप्सिलॉन से भी, एप्सिलॉन को 0 करेंगे तो ए और बी बराबर हो जाएंगे, ए और बी बराबर हो जाएंगे, और अगर एप्सिलॉन से भी कम गैप करेंगे तो ए बी के पीछे चला जाएगा, मतलब बी बड़ा हो जाएगा और ए छोटा हो जाएगा। तो फिर ये दूसरे वाला केस हो जाएगा, तो बी बड़ा या बराबर है ए के। ठीक है, और ये एप्सिलॉन इक्वल टू 0 नहीं रखा है, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 में कोई नंबर उतना ही हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था लिमिट के केस में, लिमिट अगर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है तो 1 प्लस एप्सिलॉन बराबर हो जाता है 1, 1 प्लस एप्सिलॉन हो जाता है 1, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाता है, वो कम होते 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 वो लगभग 1 बन जाता है, क्योंकि हमारी गणित के हिसाब से 0.9999999 बराबर होता है 1। रियल नंबरों में
ये दोनों नंबर एक ही होते हैं। रियल नंबरों में 0.999999 इक्वल्स टू होता है 1। तो इसलिए एप्सिलॉन आपका टेंड्स टू 0 होगा, तो बी बड़ा। अब यहाँ पे आप लिमिट वाला केस भी लगा के भी इसको चेक कर सकते हैं, लिमिट से भी। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर तो हो जाएगा आपका बी बड़ा या बराबर 1 है। इससे भी हो जाएगा, और चित्र से भी करोगे तो चित्र से भी ये बैठ जाएगा, है ना। तो वो कंफ्यूज मत होना कि एप्सिलॉन थोड़ा बहुत तो फर्क डालेगा, थोड़ा बहुत फर्क नहीं डालेगा। अगर एप्सिलॉन आप टेंड्स टू 0 ले लेते हैं तो ये बराबर कर देगा कि बी बराबर हो जाएगा 1 है, ठीक है। अदरवाइज ये बड़ा रहेगा। अगला क्वेश्चन, R इज ए सेट ऑफ रियल नंबर और उसका x इनवर्स गुणन प्रतिलोम विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि जब भी कोई अवयव जिसका गुणन प्रतिलोम विद्यमान होता है, वो अगर उसी से गुणा करे तो वो 1 बना लेते हैं। x इनवर्स बराबर 1। हाँ, योज्य प्रतिलोम होता, वो अगर जुड़ता तो 0 बनता। योज्य प्रतिलोम होता और वो जुड़ता तो 0 बनता। अगला क्वेश्चन नंबर 21, इफ r इज ए सेट ऑफ रियल नंबर एक्स वाई बिलोंग्स टू r, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन ए सत्य है। अगर x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, तो परमे अनुसार x y 0 से बड़ा होता है। जो b है, दूसरा हमारा होता है कि अगर x 0 से बड़ा है, हाँ y 0 से छोटा है, तो फिर x गुणा y 0 से छोटा आता है। अगर x 0 से छोटा है तथा y 0 से बड़ा है, अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, तो उनकी गुणा जो होती है वो माइनस की आती है। अगर दोनों ही माइनस के हैं, मतलब x भी 0 से छोटा है, y भी 0 से छोटा है, तो उनकी गुणा प्लस की आएगी। ठीक है, और एक ये हो ही गया। कौन सा रिलेशन डज नॉट होल्ड, कौन सा असत्य है। इनमें से कौन सा असत्य है। तो ये तो सत्य है कि अगर दो नंबर प्लस के हैं तो उनकी गुणा भी प्लस की आएगी। ये भी सत्य है कि अगर x y दोनों ही प्लस के हैं तो उनका जोड़ भी प्लस का आएगा। अगर 3 नंबर है उनका जोड़, अगर प्लस के हैं तो उनका जोड़ भी प्लस आएगा। लेकिन दो नंबरों का अंतर, दो नंबर प्लस के हैं तो उनका अंतर भी प्लस का आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर x बराबर 2 और y बराबर 3 ले, दोनों ही प्लस के हैं, लेकिन इनका अंतर -1 आया जो कि 0 से बड़ा नहीं है। हमेशा सत्य नहीं है, कभी कभी सत्य हो सकता है। अब कभी कभी सत्य को हम सत्य नहीं मानते। जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में हमेशा सत्य होना चाहिए।
उन परिस्थितियों में हमेशा सत्य होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, कई बार असत्य में भी कुछ सत्य मिल जाता है, असत्य में भी कुछ सत्य मिल जाता है। ये बड़ी सुंदर चीज है, बहुत बहुत सुंदर चीज है। ये हमेशा आपको पॉइंट मैथ सिखाती है कि जो असत्य आपको दिख रहा है, देखो वो असत्य क्यों है, क्योंकि जहां उसे परिभाषित किया गया है उसमें कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है जहां वो गलत साबित हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है जहां वो गलत साबित हो रहा है। अगर उन गलत पॉइंट्स को अगर आप निकाल दोगे तो सही साबित हो जाएगा। तो परिस्थितियों को सही ढंग से रीडिफाइन कर दो, वो चीज सही साबित हो जाएगी। मतलब गलत में भी कुछ सही छुपा हुआ है, गलत में भी कुछ सही छुपा हुआ है, और सही में भी कुछ गलत छुपा हुआ है। सही में भी आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो, वो गलत बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऐसा नहीं कि कोई गलत है, वो गलत किस लिए है, वो उस परिभाषा तक गलत है, वो जो बताई गई है उस परिस्थितियों में गलत है। वो परिस्थिति आप चेंज कर दो, वो सही साबित हो जाएगा। लोग ये समझ बैठते हैं कि ये गलत है, मतलब हमेशा गलत है। हाँ हाँ, हमेशा गलत और हमेशा सही नाम की चीज नहीं बनी है। हमेशा सही और हमेशा गलत नाम की नहीं बनी है। इसे कहते हैं डेफिनेशन। जो डेफिनेशन का एरिया है, उस एरिया तक ही बात सत्य है और असत्य है। उस एरिया तक की ही बात सत्य असत्य है। छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि ये है, आप कहते हैं पृथ्वी जो है, सूर्य जो है वो पूर्व से उगता है। सूर्य पूर्व से उगता है, रुको रुको, थमो। सूर्य पूर्व से उगता है, किन के लिए, किन के लिए, आपको ये समझना होगा, किन लोगों के लिए। क्योंकि ये हर किसी के लिए पूर्व नहीं है, हर किसी के लिए ये पूर्व नहीं है ना। ठीक है, जैसे मान लो सूर्य यहाँ है, और एक ग्रह यहाँ पे है। एक ग्रह के लिए जब सुबह हुई, एक ग्रह यहाँ था, एक ग्रह यहाँ था, दोनों के लिए सूरज उग रहा है, ग्रह 1 और ग्रह 2। अब एक के लिए सूरज किधर से उगा, इस तरफ से, पूर्व से, और दूसरे के लिए सूरज किधर से उगा, पश्चिम से। ठीक है, यहां कोई अगर है तो उसके लिए सूरज कहां से उगा, वो कैसे यार पगा में धूप आ गई, हमारे तो सूरज नीचे से उगता है। और अगर कोई ग्रह यहाँ है, ग्रह नंबर 4, तो वो कहेगा अरे यार सूरज तो सिर पर उगे, सूरज तो सिर पर उगे, है ना। तो अब इनमें से सत्य कौन सा है, सत्य सब है, चारों के चारों ही सत्य हैं, लेकिन हर कोई का सत्य अपने हिसाब से परिभाषित है। ये इस ग्रह का सत्य है, इस ग्रह का सत्य अलग है, इस ग्रह का सत्य अलग है, इस ग्रह का अलग है, इस ग्रह का अलग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जो रियलिटी है वो एक्चुअली वैसे नहीं होती। ये रियलिटी है, ये हमेशा एक जैसी नहीं होती। ये सिर्फ सत्य है कब तक, जब तक वो परिभाषा है, वो जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में वो सत्य है। अब यही एक पूरी प्रॉब्लम होती है हमारी परंपराओं में, हमारी विरासतों में, हमारे जो संस्कार है उनमें। क्या दिक्कत है, उनमें दिक्कत ये है कि आज से 200 साल पहले किसी ने कुछ बनाया, आज से 200 साल पहले किसी ने कुछ बनाया, ठीक है। ऑब्वियसली बात है 200 साल की परिस्थितियां लग रही होगी, उस परिस्थिति में कोई चीज सत्य थी, 200 साल पहले कोई चीज सत्य थी, ठीक है। अब आ गया 2024, क्या गारंटी है कि अब वो सत्य है, क्योंकि अब तो वो परिस्थितियां ही नहीं रही। मैंने जैसे समझाया कि सत्य परिस्थितियों का होता है, परिस्थितियां बदल जाएगी, सत्य बदल जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल शादियों का समझ लो। पहले आज से 100 साल पहले जब गाड़ियां नहीं हुआ करती थी तो घोड़े हुआ करते थे, तो शादियां, जो बारात होती थी वो ऊंट गाड़ो, और जो सब ऊंट पे जाते थे बाकी लोग, तो बीन को थोड़ा अलग बिठा देते थे, चल तू घोड़े पर बैठ जा। तो उसे घोड़ा दे दिया, और युद्ध में घोड़ा यूज होता था क्योंकि रफ्तार होती थी, तो घोड़े को यूज करते थे, तो शादियों में घोड़े पे जाते थे, हो गया। वो वहां तक ठीक था, लेकिन 2024 में घोड़े का क्या अर्थ रहता है, लेकिन आज भी हम पकड़ के बैठे, आज भी हम पकड़ के बैठे। वो सत्य जा चुका,
वो सत्य जा चुका, वो सत्य था, अब नहीं है, आज का सत्य नहीं है, वो उस समय का सत्य है ना। जैसे पढ़ाई, कॉलेजों में पढ़ना या स्कूलों में पढ़ना, बहुत सारी डिग्रियां होना सच था, उपयोगी था, काम का था, प्रभावी था। कब तक? सन 2000 तक। सन 2000 तक अगर आपके पास डिग्रियां हुआ करती थी, खूब सारे कागज होते थे, तो कहीं ना कहीं आप नौकरियां लग जाते थे। लेकिन 2024 में ये उल्टा काम करता है। अगर आपके पास बहुत सारी डिग्री हैं, तो सीधा ये बात रहा कि वो ढंग को आदमी को नहीं, वो खाली कागज भेड़ा करे। आज अगर 2024 में कोई कहे कि मेरे पास 5 बार एमए की हुई है, तो आपा कहे अरे बाप रे, कत्तो बड़ो बेरोजगार है। यूं तो बड्डो बेलो आदमी को नहीं कोई धरती पर, 5-5 बार एमए कर ली, इनाम से एक ढंग से कर ले तो सोचो। अगर यही सन 2000 में बात करें, तो सन 2000 में अगर किसी के पास 5 एमए होती, तो क्या उस समय ऐसी बातें कहते लोग? सन 2000 में, 1995 के आसपास, उस टाइम में अगर किसी ने 5 बार एमए की होती, तो क्या तब ये शब्द होते? और आज 2024 में अगर 5 बार करके बैठा हो, तो सत्य बदला नहीं बदला? तो वह परिस्थितियां, सत्य परिस्थितियों से बंधा हुआ है, परिस्थितियां बदलेगी, सत्य बदलेगा। लोग कहते हैं सत्य नहीं बदलता। अरे सत्य को जन्म ही परिस्थितियां देती है। इस परिस्थिति का ये सत्य, इस परिस्थिति का ये सत्य। समय बदल गया, जैसे यही देख लो, है ना। जगह का सत्य है, मैं सोचा कि ये रहा, ये अंक है ना। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है। बी बोलेगा 6 है, ए बोलेगा 9 है। कौन सा सत्य है? दोनों ही सत्य है। सत्य होता है परिस्थितियों का। ए का अपना सत्य है, बी का अपना सत्य है, और इसी को रिलेटिविटी कहते हैं, इसी को सापेक्षवाद कहते हैं। सापेक्षवाद में क्या समझाया? यही तो समझाया कि हर फ्रेम का अपना नियम होता है, अपना तर्क होता है, अपना कारक होता है, कि भैया वो कैसे काम कर रहा है। इस फ्रेम का अलग है, दूसरे फ्रेम का अलग है। इवन रिलेटिविटी तो यहां तक भी मानती है, और प्रूफ है ये चीज, कि टाइम भी अलग है। इस व्यक्ति की घड़ी अलग चलती है, इसका समय अलग चलता है, इसका समय अलग चलता है, इसका स्पेस टाइम अलग है, इसका स्पेस टाइम अलग है, इनके स्पेस टाइम भी अलग है। जिस प्रकृति, जिस यूनिवर्स में ये रहते हैं, वो भी अलग अलग है इन दोनों का। तो फिर यहां तक है, यहां तक लोकलाइज सिस्टम बना हुआ है। तो वहां पे आप कैसे बना सकते हैं कि एक सार्वभौमिक सत्य? इसकी जगह ही नहीं। और इसके चक्कर में कई गलत साबित हो गए, इसी के चक्कर में कई गलत साबित हो गए, सार्वभौमिक सत्य के चक्कर में। तो अगर प्लस के नंबर से गुणा करते हैं, तो बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। सुधांशु क्या घोड़ी पर बिठाते हैं? ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, घोड़ी पर बिठाते हैं। अच्छा, युद्ध में जावा जना घोड़ा पर जावे। अब एक बात सोचे कि एगो के जरूरी है कि घोड़ी पर जावे, घोड़ा पर चले जाए तो? बोला ना, आज से 200 साल पहले थारा परदादा घोड़ी पर ही ब्याह ले आया, थाली परदादी ने घोड़ी पर ही ब्याह कर ले आया, तो अब थे भी घोड़ी पर ही ब्याह ले शुरू। चलो, आ जाओ, आगे देखते हैं क्या कहता है। अगर एक्स वाई से बड़ा है, जेड डब्ल्यू से बड़ा है, तो कौन सा सत्य होगा? देखो, बड्डों का गुणा बड़ा आता है, बस शर्त है वो प्लस क्यों। अच्छा, मारली प्रदादी जी ऊंट पर आई, हाँ सही बात है। हाँ, पहले ऊंटा। और आज भी लिया तो के आंट है। आज भी अगर घोड़ी ऊंट ले जाओ तो क्या दिक्कत है, लेकिन अभी भी दिमाग में कोनी, बस परंपराएं हैं, यहाँ की यहाँ खींच रहे माने, बिना अर्थ, बिना सिर पैर का माने खींच रहा। कोई भी के ऊपर चेक कौन करना चाहे कि ये क्या। अभी दलाई लामा की एक बात आई, मुझे बहुत अच्छी लगी। दलाई लामा ने कहा कि अगर, सुनना बात को, बड़ी सुंदर बात है ये बात, बुद्धिज्म के वो अच्छे पैरवी माने जाते हैं, धर्म गुरु माने जाते हैं। दलाई लामा ने कहा कि अगर विज्ञान बुद्धिज्म के किसी नियम को खारिज करता है, तो हम तुरंत उसे अमेंड कर देंगे। सोचने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वरना धर्म नहीं मानता। मतलब विज्ञान अलग है और मैं अलग हाँ, मारो सही गलत आपको ही है।
विज्ञान आपको जाने। तो बुद्धिज्म में उन्होंने कहा कि अगर हमारे किसी भी बुद्धिज्म के किसी भी विचार को अगर विज्ञान गलत साबित करता है, अगर साबित कर देता है कि ये विचार गलत है, तो हम उसे जरूर अमेंड करेंगे, उसको बदलाव लाएंगे। ये होना चाहिए था धर्म का ओपननेस। ओपननेस होनी चाहिए, जो सही गलत को अपनाता हो। जो अपनाता ही नहीं हो, बोलो ना मैं तो कह दियो आज हूं 5,000 साल पहले जो कहो ना वो पत्थर की लकीर है। ज्यादा ज्ञानी ना बनो, है ना, ज्यादा समझदार है ज्यादा ज्ञानी ना बनो। कह दियो 5,000 साल पहले बे जो जंगला में रहता ना, जो गुफाओं में रहता, बे जो कह गया ना वो आज ये जो बड़ा बड़ा घर में रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूमे, बन वो मानू पड़ती। सोचो जो जंगला में हा, जो गुफाओं में रहता, बे जो कह गया वो आज सच है। किन मानू पड़ रहे, जिको आज वेल स्टेब्लिश, मतलब एक तरह से वेल डेवलप्ड लाइफ जी रहा है, वो व्यक्ति उस गुफा वाले व्यक्ति की बात मान रहा है कि वो जो कह गयो वो बात इया की इया मान लो। इससे ज्यादा अजीबपन के लाग से था। तो भाई बस पॉजिटिव की गारंटी ले लो, बाकी बड़ा का गुणा बड़ा आता है, छोटों का गुणा छोटा आता है। बड़ों का गुणा बड़ा आएगा, छोटों का गुणा छोटा आएगा। बस पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव वाला झंझट ना हो, क्योंकि नेगेटिव होते ही मामला बिगड़ जाता है। नेगेटिव होते ही मामला बिगड़ जाता है, बस नेगेटिव ना हो। और दुर्भाग्य की बात पता है क्या, आप आज से पहले जो 2000 3000 साल पहले जो लोग रहता बन आप ज्यादा समझदार मान रहे हैं बजाय ई जनरेशन के। क्या 2024 में जो जनरेशन है अब तो गेली बावली, ये तो बुद्धिहीन है। और जो आज से 2000 साल पहले रहा करता बेबुद्धिमान है, वो किया हुआ भाई। आ बात क्या। आवाज सेल चले गए थे। मतलब इतने कह रहे कि भाई आज से 2-3 हजार साल पहले जो लोग रहते थे वे तो शाना समझदार, और जिका आज आ रहा जिका लोकतंत्र चला रहे हैं, है ना, और सरकारा बना रहे हैं, कानून व्यवस्था बना रहे हैं, वे है गेला बावड़ा। वे तो है बावड़ा, है ना, गेला बावड़ा। और बे जो आज से 2000-3000 साल पहले जो सारा दिन डांग बजाता, सारा दिन तलवारा का डेढ़ी राखता, कोई नहीं मार देता और कोई नहीं उड़ा देता, और सारा दिन अटैक करता रहता, रोटी खाता लड़न चला जाता, रोटी खाई धाप्यार पाछा लड़न चला जाता, फिर शाम का पाछा आता अगला दिन फिर लड़न चला जाता। बेतवा समझदार, है ना, बेतवा समझदार। और आज जिका शांति रह रहे है जिका है पागल, बे गेला बावड़ा। अब किया समझ में आवा बात। द सेट ऑफ इंटीजर z इज, प्लस से गुणा करांगा तो ही बा गारंटी रहेगी कि बड़ा बड़ा रहेगा छोटा छोटा रहेगा, वरना गारंटी खत्म हो जाती है, वरना जो गारंटी है वो चली जाती है। ये में कहानी है गारंटी की। अगर y और w जो ये वाला जो पद है अगर ये प्लस का है तो इसका मतलब ये दोनों प्लस है, तो एक्स जेड भी प्लस के हैं। और हमारी परमें कहती है कि अगर सारे नंबर प्लस के हैं तो बड़े नंबरों की गुणा बड़ी आती है और छोटे नंबरों की गुणा छोटी आती है। बड़े नंबरों की गुणा बड़ी आती है ना, बड़े गुणों की जो अगर है तो बड़े पदों की गुणा बड़ी आएगी, छोटे वालों की छोटे। परमे है ये, अब मैं आपके हिसाब से कौन बोल रहे हो, परमे से बोल रहे हो।
क्योंकि अगर खुद से बोलूंगा तो सारी स्थितियां मैंने कवर करनी पड़ेगी, और एक भी चूक गई तो चूक गई, एक भी चूक गई तो चूक गई। देखो डी को देखो ट्राई करके, ऑप्शन के साथ ट्राई करके देखो, ऑप्शन के साथ ट्राई करके देखो, मन लागे कोनी की ओ बेटी एग्जाम्पल के लिए, चलो ट्राई कर ही लिया। तो सारी स्थितियां चेक करना में दिक्कत है। ये ले लिया, ठीक है, और ये वाली मैंने डी वाली शर्त के हिसाब से ले लिया। डी वाली जो शर्त है, वाई और डब्ल्यू नेगेटिव लेने थे, नेगेटिव ले लिए। इसने कहा कि वाई और डब्ल्यू नेगेटिव लो, मैंने वाई और डब्ल्यू नेगेटिव ले लिए। वाई भी नेगेटिव है और डब्ल्यू भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव ले लिए। ये भी नेगेटिव ले लिया, ये भी नेगेटिव ले लिया। और एक्स और जेड वाई और डब्ल्यू से बड़े लेने हैं, तो एक्स को मैंने 0 ले लिया और जेड को मैंने -1 ले लिया। तो -1 बड़ा होता है -2 से। अब मैं जैसे ही गुणा करूंगा, गुणा करने पर ही आ जाएगा 0 -1 बड़ा -1 गुणा -2, ये आ गया 0 और ये आ गया 2, जो कि गलत आ गया। तो वही लॉजिक है, वही कह रहा हूं ना, कोई ना कोई लॉजिक तो है ही। परमे से बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब अगर आप परमे नहीं मानते हो तो फिर सारी परिस्थितियां खुद चेक करो, सारी परिस्थितियां खुद चेक करो। परमे का फायदा यही होता है कि परमे ने सारी परिस्थितियां चेक कर ली होगी, सब कुछ अच्छे से प्रूफ कर लिया होगा, इसलिए परमे पे आप भरोसा कर सकते हैं। और खुद पे जाएंगे तो फिर सारी परिस्थितियां देखो, कुछ भी ना छूट जाए, एक भी छूट गया, एक भी छूट गया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो सारी चीजें अब यहाँ पे एक एक सोच सोच के रख के बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो परमे से बाहर जा रहा है, इसका मतलब निश्चित तौर पे कुछ गड़बड़ है। द सेट ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों का समुच्चय z जो होता है, कैपिटल Z, पूर्णांकों का समुच्चय, वो एक ऑर्डर्ड सेट होता है, एक क्रमित समुच्चय होता है, बिल्कुल होता है। जेड के अंदर चीजें क्रम से होती है, एक क्रमित समुच्चय होता है। हाँ, तभी तो हम थ्योरम पे विश्वास करते हैं, क्योंकि थ्योरम ने सारी चीजें चेक कर दी होगी। अगर थ्योरम आई है मतलब सब कुछ चेक करके आई होगी, और हम करेंगे तो हमें सब कुछ चेक करना पड़ेगा, और कोई भी एक मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। आर स्टार इज द एक्सटेंडेड रियल नंबर। ये एक्सटेंडेड रियल नंबर आप तब कहते हैं जब आप रियल नंबरों में अनंत को भी शामिल कर लेते हैं। आप जगह दे देते हैं अनंत को भी कि भैया आ जा, तू भी आ जा। माइनस अनंत और प्लस अनंत को, माइनस अनंत और प्लस अनंत को भी आपने जगह दे दी, तो उस केस में आपका इनफमम आ गया माइनस का अनंत, ये तो आ जाएगा इनफमम, और उच्चक आ जाएगा आपका प्लस का अनंत। ये है, क्योंकि रियल नंबरों के पास उच्चक, खुद रियल नंबर देखो, दुर्भाग्य की बात, रियल नंबर के हर उप समुच्चय के पास अपना उच्चक निम्नक होता है, लेकिन खुद रियल नंबरों के दुर्भाग्य कि इनके पास अपना उच्चक निम्नक नहीं होता। खुद रियल नंबरों के पास अपना उच्चक निम्नक नहीं होता। पूरे रियल नंबर को देखिए, क्या पूरे रियल नंबर के पास अपना उच्चक निम्नक है? जवाब है नहीं, इनके पास अपना उच्चक निम्नक नहीं है, सबको उच्चक निम्नक बांटते फिर रहे, है ना। हमारा पूर्णता अभिग्रहित कहता है कि कोई भी रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर के अंदर कोई भी बाउंडेड सेट है, रियल नंबर का कोई भी उपसमुच्चय अगर परिबद्ध है, अगर परिबद्ध है
तो उसका उच्चक और निम्नक रियल नंबर में जरूर होगा। खुद रियल नंबर का है ही नहीं, तो फिर हम एक्सटेंडेड रियल नंबर बनाते हैं। एक्सटेंडेड रियल नंबर में हम क्या करते हैं, अनंत को भी शामिल कर देते हैं, ताकि इन लोगों के पास भी अपना उच्चक और निम्नक हो। मिक्स कर दिया, माइनस अनंत और प्लस अनंत, जिससे इसका निम्नक बन गया माइनस अनंत और उच्चक बन गया प्लस अनंत। देखो, ताकि ये भी बेचारे ना रहे, है ना, सबको उच्चक निम्नक बांट रहे हैं, खुद के पास है ही नहीं। लेकिन याद है, इन केस ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर, विस्तारित वास्तविक संख्याओं के केस में ही ये बात सत्य है। पहले आपको वास्तविक संख्याओं का विस्तार करना होगा, तभी ये बात सत्य है, वरना खुद रियल नंबर में ये बात सत्य नहीं है। रियल नंबर पे ये बात सत्य नहीं है। एकल समुच्चय के लिए अब जल्दी से इसको निपटा दो। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। अब इसका उच्चक भी यही है और निम्नक भी यही है। ये हो गया आपका डी। उच्चक और निम्नक दोनों ही होते हैं, बराबर होते हैं। उच्चक और निम्नक दोनों ही होते हैं और दोनों ही बराबर होते हैं। तो फाइनली इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं और मिलते हैं नई क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में। अगली क्लास जस्ट कुछ मिनटों बाद ही होगी। हाँ, 9:45 पे है बस। ये यहाँ से बंद करी, वहाँ से शुरू करी। बस पानी वानी पी के आऊँगा।